ढाका में आपका स्वागत है। 2 करोड़ लोगों का शहर, जहां की सड़कें इतनी संकरी हैं कि 2 रिक्शा मुश्किल से एक दूसरे से गुजर पाते हैं। यहाँ न तो ट्रैफिक लाइटें काम करती हैं और न ही फुटपाथ हैं, यहाँ तक कि गाड़ियां भी दिन में 6 घंटे जाम में फंसी रहती हैं। ये शहर बिना किसी योजना के बढ़ रहा है, जहां हर साल देश के उत्तरी हिस्सों से लाखों प्रवासी बाढ़ और भूखमरी से बचने के लिए आते हैं। वे छतों पर और रेलवे लाइन के किनारे पर्दों और धातु के टुकड़ों से अपने लिए घर बनाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप ढाका ग्रह के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले और अराजक महानगरों में से एक बन जाता है। बांग्लादेश सस्ते कपड़ों का एक वैश्विक कारखाना है। जरा H&M, प्राइमार्क माइनस उनके लगभग सभी उत्पाद यहीं से ले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे नारकीय परिस्थितियां हैं। लोग बिना वेंटिलेशन वाले उमस भरे गोदामों में बिना छुट्टी के प्रतिदिन 12-14 घंटे काम करते हैं और उन्हें प्रति माह $70 मिलते हैं। कभी कभी इमारतें ढह जाती हैं, जैसा कि राणा प्लाजा परिसर के साथ हुआ था, जहां मलबे के नीचे 1100 लोग मारे गए थे। पीड़ितों को किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया, बस एक नई इमारत बना दी गई। लोग वहां जाना जारी रखते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ढाका की सड़कों पर भीख मांगना भी सिलाई कारखाने में कड़ी मेहनत करने से ज्यादा मुश्किल है। बांग्लादेश की राजधानी में एक झोपड़ीनुमा कमरे का किराया भी अक्सर औसत वेतन से अधिक होता है। इसलिए लाखों लोग शाब्दिक अर्थों में जहां कहीं जगह मिलती है वहीं रहते हैं। छतों पर अधूरी बनी इमारतों में सीढ़ियों के नीचे कई परिवार बिना खिड़की और पानी वाले एक ही कमरे को 8-10 लोगों में साझा करते हैं। खाने के लिए वे सीधे छत पर आग जलाते हैं। नहाना गंदे पानी की एक बाल्टी है। शौचालय 100 निवासियों पर एक होता है और वो भी हमेशा काम नहीं करता। बिजली एक ऐसी विलासिता है जिसे किसी भी समय काटा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पूरी पीढ़ियां पलती हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से सबसे असुरक्षित देशों में से है। हर साल बाढ़ से 10,000 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाती है। नदियां अपना रास्ता बदलकर गांवों और फसलों को निगल जाती हैं। पूरे गांव हमेशा के लिए पानी में समा जाते हैं, पर निवासी जा नहीं सकते। उनके पास कहीं और ठिकाना नहीं। शहर इस भीड़ को संभाल नहीं पाते। अंततः ग्रामीण परिवार झुग्गियों में पहुंच जाते हैं, जहां ना काम है न सुविधाएं। जो रहते हैं वे बांधों और छतों पर जीवन बिताते हैं। कुछ प्लास्टिक की बोतलों से घर बनाते हैं ताकि किसी तरह बच सकें। पर प्रकृति की शक्ति कहीं अधिक है और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अपनी आपदाओं से जूझते हुए भी बांग्लादेश ने पड़ोसी म्यांमार से लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी है। वे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले विशालकाय कुटुपालोंग शिविर में रहते हैं, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर पर 40,000 लोग तक होते हैं। बिना सीवेज व्यवस्था और हर 1000 निवासियों पर एक हैंडपंप के साथ वे तिरपाल और डंडों से बनी झुग्गियों में रहते हैं। महामारियां, आग और बाढ़ वहां आम बात है। सरकार अपने नागरिकों की भी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही है, लेकिन शरणार्थी वापस नहीं लौट सकते क्योंकि उनके घर जला दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जनसंख्या वृद्धि जारी रही तो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। बांग्लादेश में 5,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। सरकारी अस्पतालों में मरीज फर्श पर, गलियारों में और कभी कभी तो सड़क पर भी लेटे रहते हैं। बिजली गुल होने के कारण उपकरण काम नहीं करते। एक ही वार्ड में अलग अलग बीमारियों वाले दर्जनों लोग हो सकते हैं। ऑपरेशन कभी कभी बिना एनेस्थीसिया के किए जाते हैं। न दवाएं उपलब्ध होती हैं और न ही संक्रमण रहित परिस्थितियां। कभी कभी मरीजों के रिश्तेदार सर्जनों की मदद करते हैं, जैसे टॉर्च या पट्टी पकड़ना। निजी क्लिनिकों का रास्ता बंद है क्योंकि एक साधारण ड्रिप का खर्च पूरे परिवार की 1 महीने की आय से भी अधिक हो सकता है। ढाका एक ऐसा शहर है जो अपने ही कचरे में डूबा हुआ है। सीवर के ढक्कन खुले हैं और पाइपों से पानी सड़कों पर ही बहता है। कई इलाकों में तो कोई केंद्रीयकृत व्यवस्था ही नहीं है, जहां गंदा पानी पैरों के नीचे नालियों में बहता रहता है। बारिश के मौसम में ये सारा मिश्रण उफनकर बाहर आता है और घरों, स्कूलों तथा दुकानों को जलमग्न कर देता है। लोग सचमुच मल पर चलकर काम पर पहुंचते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हैजे से लेकर त्वचा संक्रमण तक की बीमारियां पल भर में फैल जाती हैं, लेकिन शहर के पास इसे रोकने के लिए ना तो बजट है और ना ही कोई योजना। राजधानी में भी पानी सुबह शाम सिर्फ 1-1 घंटे मिलता है। बाकी समय नलों पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। महिलाएं, बच्चे चिलचिलाती धूप या तेज बारिश में दर्जनों प्लास्टिक कनस्तर लेकर खड़े रहते हैं। कभी पानी गंदा बदबूदार होता है, पर पीना जरूरी है। सबसे गरीब बस्तियों में पानी बैरलों से ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जो एक धंधा बन चुका है।
एक बाल्टी पानी के लिए भी झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी पाइप टूटने पर पूरा इलाका दिन भर पीने के पानी से वंचित रह जाता है। बांग्लादेश में ट्रेनों की छतों पर न तो पर्यटक और न ही एडवेंचरिस्ट सफर करते हैं। ये हजारों लोगों के लिए काम पर, पढ़ाई के लिए या घर जाने का एकमात्र तरीका है। डिब्बों में खड़े होने तक की जगह नहीं बचती। लोग जान जोखिम में डालकर बच्चों या सामान को हाथ में पकड़े हुए डिब्बों की दीवारों पर चढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गिर जाता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। प्लेटफॉर्म इतने भरे होते हैं कि चढ़ना और उतरना उछल कूद कर करना पड़ता है। इसके बावजूद रेलवे गरीबों के लिए उपलब्ध कुछ परिवहन प्रणालियों में से एक है और ये यात्रियों के प्रवाह को संभाल नहीं पाती। बांग्लादेश में लाखों बच्चे स्कूल का खर्च नहीं उठा पाते। कई 6 साल की उम्र से ही काम करने लगते हैं, निर्माण स्थलों पर, दुकानों और कार्यशालाओं में। लेकिन कुछ फिर भी पढ़ते हैं पुलों के नीचे, टेंटों में और छतों पर। ऐसे स्कूल स्वयं सेवक और स्थानीय शिक्षक खोलते हैं। यहाँ डेस्क, गत्ते के डिब्बे और ब्लैकबोर्ड दीवार का एक टुकड़ा होता है। न कॉपियां हैं, शांति है और न ही छुट्टी। फिर भी बच्चे हर दिन आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने का ये उनका एकमात्र मौका है। सामान्य स्कूल भी बहुत भरे होते हैं। एक कक्षा में 20 कुर्सियों पर 100 तक छात्र बैठ सकते हैं। हर साल ढाका में 2 मिलियन से ज्यादा लोग आकर बसते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में बाढ़, भुखमरी और बेरोजगारी से भाग कर आते हैं। लेकिन शहर की अपनी सीमाएं हैं, आवास का निर्माण नहीं होता और न ही बुनियादी ढांचा बढ़ता है। लोग बस जमीन हड़प लेते हैं, माइनस रेलवे पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों में माइनस, और इस तरह टीन, कपड़ों और कूड़े से बनी अंतहीन झुग्गी झोपड़ियां पनपती हैं। यहाँ न पानी है, सीवेजन, बिजली और आग लगने की एक आम वजह आग ही होती है। फिर भी लोग यहीं आते हैं क्योंकि ऐसा जीवन भी देश के उत्तरी हिस्से के वीरान गांवों की तुलना में ज्यादा अवसर देता है। कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट होकर भी बांग्लादेश में रिजॉर्ट नहीं। यहाँ सनबेड होटल पर्यटक नहीं, बल्कि स्थानीय भीड़, व्यापारी, गरीब और विस्थापित शरणार्थी हैं। यह तट अब आश्रय बाजार और रात की पनाहगाह है। पानी गंदा, हर तरफ प्लास्टिक बोतलें, बासी मछली, मरते जानवर। लोग सीवेज के करीब नहाते हैं। पर्यटन यहाँ महज बोर्ड पर लिखा शब्द है। कोई पर्यटक आए भी तो घंटे भर में भाग जाए, क्योंकि ये तट तपती धूप में व्यापारियों के शोरगुल के बीच बस अस्तित्व का क्षेत्र है। बांग्लादेश में आधी आबादी, खासकर गांवों और झुग्गियों में, शौचालय विहीन है। एकमात्र सहारा नदी है, जिसका उपयोग शौच, नहाने, पानी भरने और कचरा फेंकने सहित हर काम के लिए होता है। लोग किनारे रहते हैं, बच्चे गंदे पानी में खेलते हैं, पास ही मरी हुई बकरी और प्लास्टिक कचरा पड़ा होता है। सीवेज व्यवस्था लगभग ना के बराबर है, इसलिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। हर बारिश के बाद सारी गंदगी इसी नदी में बह जाती है। फिर इसी पानी से धान सींचा जाता है और कभी कभी लोग इसे पीते भी हैं। ये उनकी मजबूरी है, इकलौती सच्चाई। बांग्लादेश में इमारतों का ढहना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर औद्योगिक इलाकों और झुग्गी झोपड़ियों में, जहां इंजीनियरों और परमिट के बिना निर्माण किया जाता है। दीवारें रेत और कीचड़ की होती हैं, छतें कचरे से बनी सरियों पर टिकी होती हैं। बस एक बारिश या जमीन के हल्के झटके से ही घर गिर जाता है। पूरे के पूरे परिवार मलबे में दब जाते हैं। कई बार इमारत रात में ढह जाती है, तब बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। बचाव कर्मियों को देर से पहुंचना पड़ता है क्योंकि सड़कें गाड़ियों और कचरे से अवरुद्ध होती हैं। लोग बिना किसी उपकरण के हाथों से खोदते हैं और अगर वे बच भी गए तो बेघर, असहाय और निराश रह जाते हैं। ढाका में लगभग कुछ भी काम नहीं करता। बिजली तय समय पर काट दी जाती है। कूड़ा हफ्तों तक नहीं उठाया जाता। जल निकासी की नालियां बंद है। हर बारिश में शहर पानी में डूब जाता है। बसें रास्ते में ही खराब हो जाती है। इंटरनेट घंटों तक गायब रहता है। सब कुछ बहुत पहले जल्दबाजी में बनाया गया था और कोई मरम्मत नहीं करता। लोग इस आपातकालीन वास्तविकता में जीने के आदी हो जाते हैं। फ्रिज चालू नहीं होते, ट्रैफिक लाइटें बस लोहे के टुकड़े हैं, यहाँ तक कि एटीएम भी हफ्तों तक काम नहीं करते। सब कुछ बेतरतीब लोगों और निजी संपर्कों पर टिका है। और ये सब उस देश की राजधानी में है जो विकासशील देशों की सूची में शामिल होने का सपना देखता है। लेकिन ये सब अभी केवल सपने हैं।